नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम इन तमाम खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं जिन पर दिन भर रहती है सुर्खियां। राजनीतिक सुर्खियों की बात हम विशेष तौर पर करते हैं और सबसे पहले इससे पहले कि हम उन सुर्खियों की चर्चा करें, सुर्खियों में आज है संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। तो इस पर सीधे हम अपने संवाददाता ऋषि कुमार के पास चलेंगे बातचीत करने और जानने के लिए कि आखिर क्या वजह रही है स्थगन की। विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित हुई है। ऋषि कुमार, आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी। और देखिए, जहां तक सदन की कार्रवाई की बात करें तो सुबह से ही विपक्ष का जो रुख था वो मणिपुर मसले पर बहुत आक्रामक था और वो एक नियम जिसमें कि 267 के तहत ही सभी कामकाज को रोककर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे थे, जबकि चेयर की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया था कि अल्पकालिक चर्चा के लिए सरकार भी तैयार है और जो और पार्टियां तैयार हैं उनका भी ये राइट है कि वो सदन में चर्चा करें और किसी भी तरीके से आप चेयर के साथ उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से सबसे पहले जो सदन चल रहा था प्रश्नकाल को चलाने की कोशिश की गई सभापति के द्वारा और उसी समय संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो चेयर की ओर बढ़े और उन्होंने उन्हें इंगित करते हुए उनसे गतिरोध करने लगे। इसी वजह से पहले तो उनकी कार्यवाही के तहत जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी तरफ से नेता सदन ने ये प्रस्ताव रखा कि इस तरीके का जो व्यवहार है वो अमर्यादित है और ऐसे में इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। तो सभापति ने उनसे पूछा कि क्या प्रस्ताव करते हैं। उन्होंने कहा हम प्रस्ताव करते हैं और वर्तमान सत्र के समस्त कार्य समय के लिए इनको निलंबित करने का प्रस्ताव करते हैं। तो इसको उन्होंने वॉइस वोट से सभापति ने स्वीकार किया और उनको निलंबित कर दिया। इसके बाद जब हमने देखा कि गतिरोध बार बार हुआ, इसके बाद भी अभी जब हमने कुछ देर पहले देखा कि सदन में गतिरोध रहा और उपसभापति जब चेयर पे थे तो उस समय भी जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है उनसे कहा गया कि आप जब निलंबित हैं तो आप सदन में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो गतिरोध है इसके चलते सदन की जो कार्यवाही है वो बाधित हुई है और विपक्ष जो कि चेयर की तरफ से जो डायरेक्शन है खासतौर से आम आदमी पार्टी के द्वारा जब उसको फॉलो नहीं किया गया और उनको चेतावनी भी दी गई और जबकि उनके एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, इन सब के बावजूद जो हंगामा है वो जारी रहा और इसके चलते सदन की कार्रवाई दिन भर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। जी, निश्चित तौर पर तो दिन भर की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ध्वनिमत से निलंबित किया गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और अब बात करेंगे इस खास कार्यक्रम इस वक्त की जिसमें हम विस्तार से जानने समझने की कोशिश करते हैं आज की बड़ी सियासी खबरों को और इन खबरों के क्या मायने हैं, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। तो आज बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की जिसमें विपक्ष का हंगामा जारी रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हुई है। क्या सारा फोकस दरअसल चर्चा नहीं हंगामा है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। और ज्ञानवापी के सर्वे पर 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर भी हमारी बातचीत होगी। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान पर भी विशेष चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में उतरा है पसमानदा मुस्लिम समाज, क्या है इसके मायने, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन इससे सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस, तो इसकी बात करेंगे, पसमानदा समाज की बात करेंगे और इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान की बात करेंगे। ज्ञानवापी पर सर्वे जो है वो 26 जुलाई तक रोक दिया गया है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और क्या कुछ कहता है हिंदू पक्ष, इसमें मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कहकर पहुंचा था, इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले क्या है इस वक्त के हेडलाइंस, आइए देख लेते हैं। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी आज मणिपुर हिंसा के मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी आज मणिपुर हिंसा के मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई में बार बार बाधा। राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया।
राजस्थान और बंगाल में जारी हिंसा को लेकर संसद में बीजेपी का भी धरना। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए लगाई अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन कमेटी से कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का करे रुख। अगले 2 से 4 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। और चेन्नई में 3 दिवसीय G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक जारी। आपदा प्रबंधन में दोनों देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर किया गया विचार विमर्श। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, आपदा से निपटने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी साथ आए। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय की अपील की। उत्तर पूर्व चीन में भारी बारिश के कारण स्कूल के जिम की छत गिर जाने से कम 11 लोगों की मौत। मृतकों में अधिकांश बच्चे शामिल। मलबे से 4 को जीवित निकाला गया। स्कूल भवन का प्रभारी गिरफ्तार। इजराइल में न्यायिक सुधार विधेयक पर अहम मतदान आज कल। तेल अवीव और यरूशलेम में विधेयक के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन। पेसमेकर के सफल प्रत्यारोपण के बाद आज संसद में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और वेस्टइंडीज में छठी टेस्ट सीरीज की जीत पर नजरें गड़ाए भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा। कैरिबियाई टीम ने चौथे दिन 365 रन का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 76 रन पर गंवाए 2 विकेट। तो सबसे पहले संसद के मानसून सत्र की बात कर लेते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले सुनते हैं। माननीय सदस्य श्री संजय सिंह सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित कर दिया गया है और मैंने उनसे सदन से हटने का आग्रह किया था। मेरी अपील के बावजूद सदस्य सदन से बाहर नहीं गए और सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। अब जब सदन पुनः रीअसेंबल हुआ है, श्री संजय सिंह अपनी सीट पर अभी भी विद्यमान है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार सदस्य को अपने निलंबन के तुरंत बाद सदन से हटना होता है, जिसका अनुपालन माननीय सदस्य ने अभी तक नहीं किया है। मैं एक बार फिर पुनः माननीय सदस्य से सदन से हटने का आग्रह करता हूं। कृपया सदन से बाहर जाएं और सदन को चलने दें। प्लीज माननीय संजय सिंह जी कृपया बाहर जाएं और सदन की कार्रवाई चलने दें। सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और अब बात करेंगे ज्ञानवापी के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक अंतरिम रोक लगा दी है। यह आज का एक बड़ा डेवलपमेंट रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई सर्वे कर रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की इजाजत दी है। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने सर्वेक्षण पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन कमेटी की तरफ से कहा गया कि शुक्रवार को सर्वे का आदेश आया था, उन्हें अपील का मौका नहीं मिला और आज सर्वे शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर वाराणसी जिला अदालत ने आदेश दिया था। आज एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंची थी। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि वह हाईकोर्ट में सर्वे पर रोक लगाए जाने का विरोध करेंगे।
ज्ञानवापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी, यह कहना है हिंदू पक्ष का। हिंदू पक्ष ने सवाल उठाया है कि परिसर को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आधुनिक तकनीक से हो रहे सर्वे से आखिर मुस्लिम पक्ष को क्या ऐतराज है। और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन, जो एडवोकेट रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो इसका विरोध करेंगे। तो ये पूरी खबर आपने देख ली है। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने इस सर्वेक्षण की बात कही थी। तो क्या कुछ कहा है विष्णु शंकर जैन, जो कि इस हिंदू पक्ष के, इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, क्या कुछ उनका कहना, आइए सुनते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। और सिर्फ 2 दिन की इंटरी मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका यह था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे। तो कहा इलाहाबाद का हाईकोर्ट जाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे। वही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमारे साथ 2 संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम वाराणसी से और दिल्ली हाई कोर्ट से दरअसल सुप्रीम कोर्ट को अभी कवर किया है विकास सारथी ने, वो हमारे साथ में है। सबसे पहले विकास, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज का ये जो पूरा मामला रहा, क्योंकि बड़ा ऊपर नीचे होता हुआ दिखता रहा और ये बात जब निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, तो बहुत सारे दरअसल सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में रहे कि क्या कुछ कार्रवाई रही। और चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट को जाए बगैर सुप्रीम कोर्ट आए थे, इसलिए बहुत सारे लोग गतिविधियों को समझना चाह रहे थे कि क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में। जी निखिल, सबसे पहले सुबह जब मस्जिद कमेटी की ओर से सीजीआई के सामने मामले को मेंशन किया गया तो उस वक्त ये आशंका जताई गई कि वहाँ जो पूरी सर्वे की प्रक्रिया है उससे जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान हो सकता है। ये भी कहा गया कि वहाँ खुदाई शुरू हो गई है। इस पर चीफ जस्टिस ने हालांकि शुरू में ये कहा कि उनका जो आदेश उन्होंने देखा है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से अब इस मामले में जो अगली सुनवाई होनी चाहिए वो हाई कोर्ट में होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मस्जिद समिति ने काफ़ी दबाव बनाया कोर्ट पर कि वो इसको सुने और कम से कम अगले शुक्रवार तक अंतरिम रोक लगाएं, इस पर कोर्ट ने सीधे एएसआई का पक्ष जानना चाहा। और एएसआई ने अपना जवाब ये देते हुए अपने जवाब में ये बताया कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम चल रहा है, किसी भी तरह की खुदाई अगले 1 हफ्ते तक नहीं होनी है। जब कोर्ट को ये जानकारी दी गई तो चीफ जस्टिस ने साफ किया कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की उनको कोई ज़रूरत नहीं लगती है। बावजूद इसके जब मस्जिद समिति ने ये कहा कि उनको वक्त नहीं मिला है, 4:30 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद शनिवार रविवार को हाई कोर्ट की छुट्टी थी सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उन्होंने एसएलपी दाखिल की ऑनलाइन और अब अर्जेंट हियरिंग वो इसलिए चाहते हैं। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक दिक्कत हो सकती है याचिकाकर्ताओं के सामने, इसीलिए बगैर केस की मेरिट्स पर कोई टिप्पणी किए बगैर उसमें गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2 दिन के लिए आपको एक समय दे सकते हैं कि आप हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ पर अपनी दलीलें रखें, वहाँ अपनी अपील दायर करें। 5 बजे तक 26 जुलाई को 5 बजे तक उनके पास ये मोहलत है। बुधवार को 5 बजे तक शाम तक ये कोई भी सर्वे की प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ेगी। इस बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या एक आदेश देता है वो उसके बाद ये तय हो पाएगा कि ये जो रोक है वो अंतरिम रोक है या आगे सर्वे का काम पहले की तरह ही चलता रहेगा। और एएसआई ने ये भी ज़रूर कहा कि जो एक्सकेवेशन का काम है वो 1 हफ्ते तक नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते बाद यानी एक्सकेवेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, खुदाई की प्रक्रिया है, वो भी वहाँ पर हो सकती थी। जी बिल्कुल। हरिकेश, आप वाराणसी से क्या जानकारी देंगे, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और सर्वे पर जो रोक लगाई गई है उसका विरोध करेंगे। वो कह रहे हैं कि सर्वे के बिना सच सामने नहीं आ सकता, क्या कहेंगे आप? जी
जी निखिल, बिल्कुल सच वो कह रहे हैं, क्योंकि एएसआई जो सर्वे करता है उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, वो जीपीआर है, कार्बन डेटिंग है, इसके अलावा जो साहित्य हैं, शैली है, इन सब चीज़ों का समन्वय स्थापित करके जो उसकी रिपोर्ट आती है वो पूरी रूप से प्रमाणिक है। इसके पहले राम जन्मभूमि में भी एएसआई का जो सर्वे था उसकी आधार बनाया था, वो भी एक साक्ष्य था जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। चूँकि बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो चुकी थी उस समय, तो उस तरह के जो सबूत या तथ्य जो निकालने थे एएसआई को, उसकी तुलना में जो ज्ञानवापी का विवादित परिसर है जिसके बारे में विवाद चल रहा है, उसको आसान है एएसआई के लिए, क्योंकि उसकी दीवारें हैं, उस पर कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, शैली है, और इसके साथ ही जो काशी का साहित्य है उस समय का, उसके बारे में भी तथ्य सब समन्वय स्थापित करके ही एएसआई इस तरह की रिपोर्ट देगी। जैसा कि जिला अदालत ने जो निर्देशित किया था एएसआई को, 7 बजे सुबह ही एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में पहुंच गई थी। जिला प्रशासन ने कल रात को ही पुलिस प्रशासन और दोनों पक्षों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें कि मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें अभी समय चाहते हैं, आज भर के लिए जो है इसको स्थगित कर दिया जाए। एक सवाल हरिकेश, जब एएसआई की टीम वहाँ पहुंची तो दरअसल एक सवाल उठाया जा रहा है हरिकेश, एक सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर उस सर्वे से प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि सर्वे से सच सामने आएगा तो दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बार बार हिंदू पक्ष यह आरोप लगाता है मुस्लिम पक्ष पे, जो अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी है वो इसको खींचना चाहती है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि अगर एएसआई के भी जो विद्वान हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं आर्कियोलॉजी के जो प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों से भी जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि देखिए ये वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, हम लोग जब इस पर अध्ययन करते हैं तो हम लोग किस काल का है, किसने 100 साल पहले का है, उसका तक हम अध्ययन कर लेते हैं। और जो जीपीआर है उसमें ज़मीन के नीचे 4 मीटर 5 मीटर तक का बिना खोदे भी हम जो कण हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उनकी आयु क्या है। दीवारों के माध्यम से, उनमें लगी ईंट के माध्यम से जो शैली है, क्योंकि सुबह में जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही इतिहास के विद्यार्थी मिल गए थे हमारे समय के, उन्होंने बताया कि नागर शैली का प्रयोग किया जाता था, दक्षिण शैली का, द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता था यहाँ के मंदिरों में, जो उसमें वास्तु होता है, जो कारीगरी होती है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये किस काल का रहा होगा। ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए जो प्राचीन इतिहासकार हैं, जो वैज्ञानिकों को भी बताते हैं, जो सभ्यता थी, उसके जरिए निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें पता लगाई जा सकती है, और एएसआई को सर्वे देने के पीछे भी यही कारण था। बहुत शुक्रिया हरिकेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और विकास आपका भी शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट से सारे अपडेट्स हमें देने के लिए। तो निश्चित तौर पर सवाल इस बात के लिए उठता है कि जब दोनों पक्ष, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, जब दोनों कह रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए, तो फिर सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि संसद सत्र में हंगामा और विपक्षी एकता, क्या कुछ है ये सियासत। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, पकड़ोर है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। और अब बात करेंगे संसद सत्र में हंगामे और विपक्षी एकता की। संसद के मॉनसून सत्र में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष जहां शर्तों के साथ मणिपुर मामले में चर्चा चाहता है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर चर्चा से भागने का
आरोप लगा रहा है। और इसके बीच में राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। संसद की कार्रवाई बार बार बाधित रही। 26 दलों के गठबंधन को सदन में अपनी चट्टानी एकता दिखानी है। जाहिर है, खास नियम के तहत विपक्ष की चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में लगातार विधायी कार्य टाले जा रहे हैं। सदन की कार्रवाई को बाधा पहुंचाने के लिए आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस बीच महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी ने चर्चा में राजस्थान और बंगाल की कानून व्यवस्था की बिगड़े हालात को भी सदन में उठाने की मांग की है। और आज बीजेपी सांसदों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर भी सवाल उठा रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे उत्पीड़न पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सदन में सवाल उठाया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और बीजेपी समेत तमाम दूसरे दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा का आरोप है कि उन्हें आज असेंबली में जाने नहीं दिया गया। मार्शलों के साथ कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें विधानसभा में नहीं जाने दिया। ये राजेंद्र गुढ़ा का आरोप है। एनडीए को लेकर विपक्षी एकता का प्रदर्शन, सदन में जो भी परसेप्शन बनाए, लेकिन बाहर इस एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सदन में कांग्रेस नेतृत्व बंगाल पर मौन है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। सरकार मणिपुर को लेकर सदन में चर्चा चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब भी देंगे और सरकार बार बार कह रही है कि वो चर्चा चाह रही है, लेकिन विपक्ष सिर्फ पीएम से जवाब चाहता है। यानी चर्चा से ज्यादा विपक्ष की नजर सियासत पर है, ऐसा लगता है। और यही आरोप सरकार विपक्ष पर लगा भी रही है। विपक्षी दलों के आपसी सहयोग और समन्वय के लिए बना गठबंधन राज्यों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति बना रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छाओं और परिस्थितियों से इतर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पूरा फोकस 5 राज्यों के चुनाव पर है। तो यह समझने की जरूरत है। तो तीसरे दिन भी आज संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा जारी रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनते हैं। 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना। तो वही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, ये भी आइए देख लेते हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो और चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे। ये तो हम बार बार मांग रहे। मैं और सारे देश आज भी और सरकार भी हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। व्हाट इज देयर इंटेंशन, व्हाई दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द डिस्कशन। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। चारू जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ लोकेश जिंदल जो कि कांग्रेस के नेता हैं,
माफ कीजिएगा, राहुल लाल जी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संपादकीय सलाहकार, और शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले विनोद मिश्रा जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो इस बात को समझना चाहेंगे कि एक तरफ चर्चा की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ सदन में हंगामा भी हो रहा है, तो ये कैसी मांग है कि जब सरकार कह रही है कि चर्चा आप कर सकते हैं, उसके बावजूद हंगामा बरपा हुआ है? निखिल, आपकी रिपोर्ट से आता हूं कि आपने देखिए कि पिछले 3 दिन से जो संसद में इस तरह के काम बाधित हो रहे हैं, सारे जो बिजनेस हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे का जो सबसे बड़ी वजह है जो बताई गई है अभी तक, वो मणिपुर के जो वो वीडियो जो वायरल हुआ था उसको लेके बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि चर्चा के लिए तो सरकार की तरफ से आज अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात की चर्चा सदन में रखी कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जवाब देने के लिए वो खुद यहाँ मौजूद है। इसके बाद अगर चर्चा सिर्फ रूल के नियम के और उसके बाद के चर्चा की प्राइम मिनिस्टर की इसमें शामिल होने की जिद पे ये नहीं हो रही है, तो इसको अफसोसजनक बात आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो भी पार्लियामेंट के जो भी प्रोसीडिंग्स लोग जानते होंगे वो इस बात को ये समझ रहे होंगे कि इस चर्चा में आखिर प्राइम मिनिस्टर को लाने की आखिर उनकी जो सियासत है, उनके पीछे का मकसद है, वो भी आप शायद एक्सपोज हो रहे होंगे। खैर, ये विपक्ष की अपनी एक मांग है और विपक्ष के अपना एक अधिकार है कि उस सदन में किस तरह से अपनी चर्चा को चाहते हैं और किस रूप में ना चाहते हों, ये उनका अधिकार है। लेकिन इतना तो तय है कि वो जिस बात के लिए जो एक सेंसिटिव इशू था, जिसके लिए पूरा देश जो है उसको जिस तरह से उसके लिए रिएक्ट किया था, डेफिनेटली उसकी चर्चा होनी चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक ये घटना थी और बहुत ही अफसोसनाक एक सारी चीज़ें लोगों के सामने में आई थी। लेकिन अब अगर इस पे अगर सिर्फ एक सियासत को लेके, एक जिद को लेके कि हम इस चर्चा में पीएम का जवाब चाहते हैं, हम इस चर्चा में पर्टिकुलर इसी रूल पे चर्चा चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसको कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है। रही बात, सरकार ने इसको एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जब चाहे, विपक्ष जब चाहे तब इस मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वायलेंस है, वुमेन्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस है, उसको लेके आप एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं जी। इसको जब आप कहते हैं महिला अधिकार और महिला के स्वाभिमान और उसके उत्पीड़न को लेके जो ये सवाल उठ रहा है, तो उसमें अगर विपक्ष के आज जब प्रोटेस्ट हुआ था संसद के अंदर में, तो अब बाहर में तो आपने देखा कि उन लोगों के पास में एक डेटा था जो बता रहे थे कि अभी अगर अपराध के रिकॉर्ड में देखें, बलात्कार के रिकॉर्ड में देखें, तो राजस्थान नंबर 1 है जी। तो क्यों एक सेलेक्टिव इस मामले में चर्चा को लेके है कि सिर्फ मणिपुर पर चर्चा हो, पश्चिम बंगाल का अभी जो 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वीडियो, उस पे चर्चा ना हो, सिर्फ आप राजस्थान पे चर्चा न हो और सिर्फ ये चर्चा इस पे केंद्रित रहे, सिर्फ मणिपुर पे चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि शायद विपक्ष इस चर्चा के लिए तैयार नहीं है जी। राहुल लाल जी, ये कहा जा रहा है कि जब समन्वित चर्चा की मांग हो रही है कि चर्चा होगी तो राजस्थान पर भी हो सकती है, पश्चिम बंगाल पर भी हो सकती है, यानी कि जब मणिपुर पर चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर सवाल उठाए जाएंगे और इसीलिए विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। दरअसल सरकार बार बार कह रही है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कोई बहाना नहीं ढूंढा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से एक बयान दिया संसद के प्रांगण में, संसद के भीतर नहीं, संसद के प्रांगण में उन्होंने मणिपुर को लेकर बयान दिया, एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने बयान दिया। ऐसे स्थिति में अगर विपक्ष की ये मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि संसदीय परंपरा के अनुसार ये चीज है कि आप पहले अगर संसद का सत्र प्रारंभ हो चुका है तो आप संसद के भीतर बयान देते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का संसद के बाहर बयान आ चुका है, संसद के भीतर बयान नहीं है, ये तो ऐसे संसद के भी अपमान की स्थिति है। तो ये विपक्ष की सबसे प्रारंभिक मांग है और बहुत ही मूलभूत मांग मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर दे बयान वहां पे, क्योंकि अगर गृह मंत्री जी बयान दे सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बयान दे सकते हैं। और देखिए लोकसभा में 193 के अंतर्गत जो है कि फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद परेशानी शुरू होती है राज्यसभा के मामले को लेके कि राज्यसभा में विपक्ष चाहता है कि जो राज्यसभा की नियमावली पुस्तिका 92 में जो नियम है 267, उसके तहत जो है कि वहां पे डिबेट हो। अगर पूरे की पूरे चर्चा होती है तो चर्चा के बाद अगर वोटों के डिवीजन की भी मांग की जाती है 267 के तहत, तो क्या खराबी है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अड़ी पड़ी हुई है कि नहीं, हम तो 176 पे भी डिबेट कराएंगे हम। जी जी, इसका जवाब मैं चारू प्रज्ञा जी से लूंगा, लेकिन 2 बातें आपको बताएं कि जब सदन की शुरुआत होती है तो हर बार एक परंपरा के तौर पर प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं मीडिया को और उस संबोधन में उन्होंने ये बातें कही थी। अब आप कह रहे हैं कि सदन में आकर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, जब करेंगे तभी हम चर्चा करेंगे, तो इससे ये लगता है कि संवेदना नहीं है, सियासत है। और
अगर ये कहा जा रहा है कि संवेदनशील होते तो चर्चा जरूर मांगते, क्योंकि दरअसल फिर ये बात कहीं ना कहीं सामने निकल कर आती है कि बात चर्चा की नहीं है, बात संवेदना की नहीं है, महिलाओं के प्रति संवेदना खत्म हो जाती है, बात सियासत की हो जाती है। चारू प्रज्ञा इसका जवाब देंगी। नमस्ते। देखिए, समस्या ये है आज हमारे देश के विपक्ष की कि उन्हें एक हादसे से फर्क उतना नहीं पड़ रहा है जितना इस हादसे पर अपनी सियासत की बांध साधने से मतलब है। और ये बहुत ही दुखद है क्योंकि जैसा मणिपुर में हुआ वो बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब, और हर इंसान आज अपना सर झुकाकर खड़ा है। और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, हम सबका दर्द उतना ही बड़ा है। लेकिन आज वो समय है जब सियासत ना करी जाए, क्योंकि मणिपुर के हादसे के बाद एक बहुत ही भयानक हादसा पश्चिम बंगाल में भी हुआ, और इस किस्म के हादसे जो राजस्थान में होते आ रहे हैं, जब उन पर एक सवाल उठाया गया तो राजस्थान में गहलोत सरकार के एक मंत्री को उसकी नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया। तो ये सारे मुद्दे महिला सुरक्षा के हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कब तक चलेगा इन विपक्षियों के हिसाब से कि एक देश की बेटी का दर्द ज्योग्राफी चेक करके देखा जाएगा। तो मणिपुर में अगर वो बच्ची है तो उसका दर्द इनको समझ आ रहा है, लेकिन अगर वही बच्ची देश के किसी और कोने में है, इन्हें वो दर्द नहीं समझ में आता। जहाँ तक चर्चा की बात है, मैं ये मानती हूँ हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत कड़े शब्दों में मणिपुर के हादसे के ऊपर स्टेटमेंट दिया। हम सब ने उस स्टेटमेंट को सुना। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और स्पष्ट कर दी कि इस हादसे में जितने लोगों का हाथ पाया जाएगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस बात की जिम्मेदारी सरकार लेती है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक प्रण भी लिया, प्रण ही कह सकते हैं, और उस प्रण में उन्होंने ये कहा कि ऐसे हादसे हमारे देश के किसी भी कोने में किसी के साथ नहीं होने चाहिए, और इसके ऊपर हमको मेहनत करनी है, प्रयत्न करना है, और अपना जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसको और सशक्त और बेहतर बनाना है। क्या बुराई है इस स्टेटमेंट में और क्या कमी रह गई इस स्टेटमेंट में? अगर आपको प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन करना है, ये रहा उनका स्टेटमेंट, करिए डिस्कशन, पर इन्हें डिस्कशन नहीं करना। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ बहुत जल्दी, 10 सेकंड का समय। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री मणिपुर जाकर आए, उन्होंने 4 दिन बिताए मणिपुर में। उसके बाद उन्होंने मीटिंग्स करी, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग तक बुलाई और उन्होंने एक्शन लिया। अच्छा, अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि संसद में चर्चा कर लेते हैं, विपक्ष क्यों तैयार नहीं है? सरकार ने विपक्ष से बोला चलिए राज्यसभा से शुरू करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, विपक्ष फिर भी तैयार नहीं है। जिस दिन हम चर्चा की मांग करते हैं ये पार्लियामेंट चलने ही नहीं देते। इस बात से साफ समझ में आता है कि ये इनके लिए सियासत का मुद्दा है, इंसाफ का मुद्दा नहीं है, महिलाओं का मुद्दा है ही नहीं। वरना क्यों नहीं हाँ बोलते आप, क्यों नहीं हाँ बोलते चर्चा के लिए, और क्यों नहीं आप चलने देते सदन? ये हमारी सुरक्षा की बात है भाई। आप लोगों की भी बहन बेटियां हैं, दोस्त हैं, माँ है, आप क्यों नहीं समझते इस बात को? ठीक है चारू जी, राहुल लाल जी देखिए सवाल कई सारे उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बिना शुरुआत चर्चा के नहीं हो सकती अगर सचमुच सच्ची सही चर्चा चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, अगर चर्चा मणिपुर की बात हो रही है तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बात होने में फर्क क्यों है? आखिर दोनों में भेद क्यों? कहीं चुप्पी कहीं बवाल, ये कैसे संभव होगा? देखिए, सबसे पहले कहीं चुप्पी और कहीं बवाल वाली बात नहीं है। बात यह है कि हिंसा कहीं पे भी हो, अगर वो हिंसा चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश में हो चाहे भाजपा शासित प्रदेश में हो, हर जगह हिंसा की कट्टर जो है तो उसकी आलोचना की जा रही है। लेकिन हिंसा का नेचर देखिए क्या स्थितियां हैं यहाँ पे। आप यह है कि जो तो वहां तो वही तो बात पूछा जा रहा है। आपने तो अपने राजस्थान के एक नेता को बर्खास्त कर दिया। बल्कि नहीं, मैं एक वाक्य में पूरा कर लूं कि पहले वीडियो वायरल एक्शन के लिए तैयार होती है, तो क्या भारत में महिलाओं को न्याय मिलने के लिए बिल्कुल नहीं, वीडियो वायरल कीजिए फिर एक्शन होगा? खुद वहाँ के मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं कहा कि वो तो घटनाक्रम है, वैसे कम से कम 100 घटनाएं वहाँ पे उस रूप में। तो 4 मई के घटनाक्रम पे जिसके ऊपर 18 मई को शिकायत दर्ज हो गया था, 19 जून को FIR दर्ज हो गया था, आप गिरफ्तारी के लिए क्यों वीडियो वायरल? ऐसे स्थिति में सवाल उठेगा। आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ पाई है।
आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ पाई है, लेकिन मैं शायद ये जो समझ पाया आप उसको लेकर के कुछ घटना के एफआईआर को। जी चारू जी, आपको जवाब देना चाहिए। जी, मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देती हूँ। अगर ये पहली बार होता कि आपने संसद का सत्र चलने नहीं दिया होता तो मैं एक बार को आपकी बात सुनने को शायद तैयार भी हो जाती, लेकिन ये 6ठी, 7वीं, 8वीं बार हो रहा है। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है आप यही तमाशा कर बैठते हैं। आप जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, बाहर बैठते हैं, टेबल पे खड़े होकर चिल्लाते हैं, कागज फाड़ते हैं, राहुल लाल जी अभी कागज फाड़ते हैं, ये तमाशे करते हैं। जो संसद चलता है ना, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। इन संसद को चलाने में हमारे सबकी खून पसीने की मेहनत लगी हुई है, पर आप चलने नहीं देते। आपको संसद चलने से मतलब होता तो आप कहते चर्चा की शुरुआत करते। आप एफआईआर की बात करते हैं, आप एफआईआर की बात करते हैं। वीडियो की चर्चा शुरू होते ही एक दिन के अंदर आपके पास फिर आऊंगा। एक दिन के अंदर 4 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन मैं आपसे बहुत आदर के साथ बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे, राहुल जी मुझे एक बात बताइए। अगर एक मंत्री ये कहता है कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में ठीक नहीं है, आप उसकी नौकरी ले लेते हैं, और एक दूसरा मंत्री ये कहता है रेप में नंबर 1 है राजस्थान क्योंकि ये पुरुषों का प्रदेश है, उसकी नौकरी बरकरार रहती है। ये क्या कहता है हमारे देश से? ये हमसे क्या कहता है? एक्शन आप लोगों का और आपकी पार्टी का भयानक एक्शन है। और केवल राजस्थान की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में उसी तरीके का इंसिडेंट हुआ, महिलाओं को वस्त्रहीन करा गया। और आपकी एक और मंत्री, टीएमसी की मंत्री क्या कहती है, शशि पांजा क्या कहती है? मौका अभी आपको दे रहे हैं, अभी आपको दे रहे हैं, खत्म कर रहे। राहुल जी होता है एक दूसरे में बोलते तो कोई नहीं समझ पाता। अगर आपका खून सिर्फ मणिपुर के नाम पर खौलता है तो वो खून ही नहीं है। अगर शशि पांजा ये कहती है अरे कपड़े निकल गए कोई बात नहीं, राजनीति के चश्मे से मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वो बहनों का वस्त्रहीन होना आपको कम दुख दे रहा था क्या कि आपने आवाज नहीं उठाई? एक बार आपने आवाज नहीं उठाई। ठीक है राहुल लाल जी, अब आप रिस्पॉन्ड करिए। जी मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ 2-3 चीजें कह रहा हूँ। मणिपुर का मामला बिल्कुल 80 दिनों से मणिपुर एक पूरा राज्य जल रहा है, और अभी डबल इंजन का पूरा राज्य जल रहा है। महिला सुरक्षा का मामला आ रही है, 150 से ज्यादा जो है हिंसा मृत्यु हुई है। तो राज्य सरकार पूरी तरह से खुद कह रहा है कि इस प्रकार कम से कम 150 से ज्यादा घटना घटी उसको। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं जो कुछ समझ पा रहा हूँ वो ये शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि मणिपुर में 80 दिनों से हिंसा चल रही है, इसलिए महिलाओं पर अत्याचार के मामले को 2 डिफरेंट अलग अलग चश्मे से देखा जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक चीज कह रहा हूँ, आप देखिए जो घटनाएं आ रही है उसमें पुलिस की संलिप्तता दिख रही है, पुलिस से छीन के वहां पे भीड़ कर रही है। जबकि आप जो दूसरे घटनाएं जिसका चारू प्रज्ञा जी कह रही है उन जगहों पे घटना घट रही है और पुलिस उसके बाद काफी ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रही है। तो दोनों घटनाएं पश्चिम बंगाल में मैं आपको बताता हूं राहुल लाल जी, पश्चिम बंगाल में मालदा में महिलाओं के दो महिलाओं के वस्त्र उतारे गए, पुलिस वहां मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। यही सारे तो सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं देखिए वो उसका समर्थन कौन कर रहा है, वो वहां पे और सबसे मजे की बात है कि अधीर रंजन चौधरी वहां पर धरना प्रदर्शन देने के लिए अपना प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं, आप उनकी सुनी नहीं रहे साहब। यही तो सियासत है। इस सियासत पर अब इस सियासत पर मैं अपने संपादकीय सलाहकार के पास आऊंगा, उसके बाद शैलेंद्र मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद जी, ये किस तरह की बात है कि आप देखिए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात उठाते हैं, अधीर रंजन भी उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिर जो है ये सारा मामला एकता में एक कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि डिसबैलेंस हो जाएगा मामला। निखिल, अभी मैं सुन रहा था, राहुल लाल जी विद्वान आदमी है और एकदम पूरे पार्लियामेंट के रूल की बात कर रहे थे और चर्चा और डिस्कशन की भी बात कर रहे थे कि किस रूल पे चर्चा होनी चाहिए, और वो भी उसका जिक्र कर रहे थे कि इसी नियम पे राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए थी, जो सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच तैयार नहीं है। तो पहले तो कम से कम मुझे लगता है कि उनको अपनी जानकारी सुधार लेनी चाहिए कि वहाँ पे संसद में एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी होती है, जो चर्चा कम से कम किस चीज़ पे हो, किस रूल पे हो और क्या उसका कौन सा जवाब होना है, ये सारी चीज़ें पहले से तय होती है। जो सदन के स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन
जो भी वहाँ सदन में होते हैं पीठासीन अधिकारी वो अपना तय करते हैं। इस मामले में ऐसा कभी ट्रेडिशन नहीं रहा है कि एप्लीकेशन के साथ में ये भी जवाब होता है, सवाल होता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को ही जवाब देना है। अगर इस तरह की चीज़ें हो तो शायद मुझे नहीं लगता है कि संसद में कोई भी चर्चाएं एक मुकाम तक पहुंच पाएगी। सदन में चर्चा का इंपॉर्टेंट होता है, उसके कंटेंट का इंपॉर्टेंट होता है, उस कंटेंट के हिसाब से ही वो सारी डिस्कशन के टाइम और सारी चीज़ें तय होती है। जहाँ तक मुझे मालूम है, हो सकता है राहुल लाल जी चाहे बहुत बड़े जानकार हो और संसद की इस कार्यवाही को अच्छी तरह से जानते हो। राहुल जी मुझे आप कहने लीजिए, आपने बहुत बुरी बात कह ली। आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, सुनिए। अब सत्तारूढ़ पार्टी की क्या जिम्मेदारी है, ये सबके संसद की जब गरीबा संसद की जिम्मेदारी दरअसल राहुल लाल जी दोनों पक्षों की होती है चलाने की। जी, सत्ता और विपक्ष जो है दोनों की जिम्मेदारी होती है। और पहले दिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तब इसमें सारी चीजें यही बातें रखी जाती है। सर आपका दूसरा सवाल मैं लेता हूँ। जो सवाल ये नहीं है कि आप अपना पॉइंट स्कोर करें और सीधे बाएं दाएं करते हुए निकल जाए। सवाल बहुत गंभीर है। चारू जी जो बता रही थी, आप उस चीज को समझिए। अगर इस बात को लेके कि ममता बनर्जी अगर टीएमसी के वहाँ नेता ही नहीं है, वो एक रिप्रेजेंट करती है महिलाओं को, महिला चीफ मिनिस्टर है उस इलाके में पहला, और वो अगर कह रही है कि मणिपुर को हम दौरा करना चाह रही हैं, हम उस विक्टिम से मिलना चाह रही हैं, तो वो कम से कम अपने स्टेट में इस पंचायत के चुनाव में जो दर्जनों महिलाओं के साथ ऐसे उत्पीड़न की घटनाएं कभी उनकी सुध ली है? अगर नहीं ली है तो फिर महिला चीफ मिनिस्टर होने का उनका कोई हक नहीं बनता है। दूसरी बात, मैं जिसकी सियासत का अगर कह रहे थे, जो आप अपना दोनों पार्टी के लोग हैं अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 राज्य का चुनाव है। जी जी। अब कांग्रेस के सामने में विकल्प कोई INDIA का वो चलाना है, कांग्रेस को भी पता है कि ये जो विपक्षी एकता है वो कितना दूर का सफर तय करेगा, ये सबको पता है। उनके सामने में टारगेट अभी ये 5 राज्यों के होने वाला असेंबली चुनाव है। तो जहां कांग्रेस अपने को आक्रामक दिखना चाहती है पार्लियामेंट के इस फ्लोर पे, वो इनको पता है कि ये स्कोर उनको आने वाले समय में जो स्टेट के इलेक्शन है उसमें उसको एक बढ़िया डिविडेंड देगा। अब ये आप ये देखिए कि पूरे पंजाब से लेके दिल्ली तक हर जगह जो स्टेट यूनिट है आप कांग्रेस पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी के अध्यादेश के खिलाफ में वो बोलने के लिए तैयार कांग्रेस को एक तरफ से उसको एक सुसाइडल अटेम्प्ट मान रहा है। आप पश्चिम बंगाल में CPM के साथ में देख लीजिए या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ में देख लीजिए अलायंस का, तो ये हर जगह विरोध है। लेकिन उसमें सवाल ये है कि 5 राज्यों के चुनाव जो है कांग्रेस को उसमें लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी वहां उसका खेल ना बिगाड़े तो यहाँ उसको सिर्फ एक दिल्ली अध्यादेश पे समर्थन करने से उनका कोई नुकसान नहीं होता है। जी। तो ये नफा नुकसान तौल के अगर संसद की इस चर्चा को आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप सियासी बेईमानी करते हुए पकड़े जाएंगे। जी जी जी, निश्चित तौर पर। चारू प्रज्ञा जी, आप कोई बात कहना चाहती थी? सिर्फ 20-30 सेकंड में करिए, चर्चा मुझे समाप्त करनी है। जी। ये जो विपक्षी एकता है ना, ये कुछ ऐसी कहानी है जैसे अगर मुंगेरी लाल बीरबल की खिचड़ी पकाने चले तो क्या होगा, क्योंकि ये खिचड़ी पकनी शुरू तो हो सकती है पर ये पक के कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने 2018 में देखी थी और 2018 से 2023 आ गया। 5 राज्यों के चुनाव जब 2018 में थे, कुछ ऐसा ही नैरेटिव सा सेट करना शुरू किया था विपक्षी पार्टियों ने, और आज भी वही कहानी बरकरार है और कोई बदलाव ग्राउंड पर हमने देखा नहीं है। जी। संसद ना चलने देना ऐसे समय में, खासकर इस तरीके के टाइम में जहां पर हम सबसे एक सेंसिटिविटी की उम्मीद रखती है देश की जनता, शर्मनाक है अगर आप तब भी ये कहते हो कि चर्चा करेंगे तो पहले से इतने सारे दिन कमिट करो। अरे आप तो बोलने को तैयार नहीं हो, शुरुआत करने को तैयार नहीं हो। राहुल गांधी, हर मुद्दा राजनीति का नहीं हो सकता। जब महिला सुरक्षा की बात आती है और जब कोई ऐसा घिनौना हादसा होता है, हमें एग्जाम्पल बनाना चाहिए। ठीक है, उस पर पार्टियों को भी साथ आके एग्जाम्पल बनाना चाहिए। ठीक है चारू जी, ठीक है चारू जी। और ये बात निश्चित तौर पर सामने आई है कि कम से कम जो इस तरह के संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर शर्तों के साथ और उसके बाद तमाम घमासान के साथ आगे बढ़ना सियासी दलों को किस तरह से समझ में आ रहा है। फिलहाल शैलेंद्र आपके पास आना चाहेंगे, और 3 दिन हो गए हैं संसद चल नहीं पा रही है, किस तरह से विपक्ष और सरकार, चूंकि जब एक बैठक जरूर हुई थी इस संसद सत्र के पहले और ये तय किया गया था कि सारा कुछ सब कुछ मिलकर सुचारू रूप से चलाएंगे, फिर कहाँ ये दिक्कत हो रही है और क्यों ये चल नहीं पा रहे? क्या कुछ किया जा रहा है कि संसद चल सके? देखिए, विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि दरअसल एक काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरह से बयान की मांग कर रहा है।
हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और फिर बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चर्चा शुरू कराई जाए, और विपक्ष चर्चा शायद नहीं चाहता, इसलिए अलग अलग बहाने बना रहा है। हमने देखा सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से बात कही गई है। जब सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है, और हमने देखा कि ये प्रयास भी किए गए कि चर्चा जब सभी दल चाहे सहमति बने तो दोनों शब्दों में शुरू कराई जा सकती है। तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं मणिपुर पर चर्चा के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों का जिक्र न हो। इस वजह से क्या एक रणनीति है विपक्षी दलों की, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की। यहाँ मुझे भी ये लगता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है जब इस तरह हम देख रहे हैं गतिरोध देखने को मिल रहा है। जब आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पष्ट तौर पर कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और एक तरह से इशारे में ये भी कहा कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। तो ऐसे में विपक्षी दल जो चर्चा की मांग कर रहे हैं उन्हें इस पर चर्चा शुरू करानी चाहिए। बाद में अगर बाकी मुद्दे आते हैं, क्योंकि जब कानून व्यवस्था की बात होगी, महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात होगी, तो बाकी राज्यों में खासतौर पर राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है, बीजेपी उस पर संसद में प्रदर्शन भी संसद भवन परिसर में आज बीजेपी ने किया, तो निश्चित तौर पर वो मुद्दे भी उठेंगे। तो अब ये आरोप एक तरह से लग रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी और उनकी रणनीति ये है कि ये सब मुद्दे ना उठे, सिर्फ मणिपुर पर फोकस रहे। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या संसद के अंदर जो रणनीति वो सिर्फ सियासी नफा नुकसान के लिहाज से बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, और यही सवाल शैलेंद्र दरअसल लगातार सभी लोग पूछ रहे हैं, और कम से कम जो एक आम नागरिक है वो भी ये जानना चाहता है कि क्या सियासत से ऊपर उठ करके जो हमारे सियासी दल हैं वो महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे, या उसमें भी नियम और शर्तें लगाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा का, चारू प्रज्ञा जी आपका, और राहुल लाल जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये थी बात संसद सत्र की, उसमें जो सियासी घमासान छाया हुआ है। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान की, जहां मालदा में एक दलित महिला के खिलाफ उत्पीड़न को लेकर बंगाल बीजेपी ने जिला एसपी कार्यालय पर धरना देकर पुलिस प्रशासन की खामोशी पर सवाल उठाया है। कल बीजेपी कार्यकर्ता की दरअसल पुलिस प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर खामोश है, और इसको लेकर के बंगाल बीजेपी जो है वो लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर पार्टी ने 12 घंटे के प्रदर्शन का आह्वान किया था। आशिम शाह की बर्बर हत्या को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। पंचायत चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस का सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद भी हिंसा, पंचायत चुनाव समाप्त हो गए लेकिन रुकी नहीं है। उधर बंगाल बीजेपी ने टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और क्या शिकायत दर्ज कराई है, क्या आरोप लगाया है? आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेताओं के घेराव के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को उकसाया है, और कहा है कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा बीजेपी के नेताओं को। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि राज्य के सभी ब्लॉक्स में बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करें और उन्हें घर से बाहर ना आने दें। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन माना है और इस पर कोर्ट जाने की बात कही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है, और ऐसा तो सीपीएम के दौर में भी नहीं हुआ था कि यदि कोई विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो उसके घरों पर प्रदर्शन किया जाए, उनका घेराव किया जाए। इस बीच टीएमसी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को ममता बनर्जी को पीएम पद के उम्मीदवार की बात कहने से मना कर दिया है। कहा है कि वो ये ना कहें कि ममता बनर्जी पीएम पद की उम्मीदवार हैं। टीएमसी का दावा है कि विपक्षी एकता को बनाने में ममता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अभी भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। सवाल यह है कि संसद में टीएमसी नेता मणिपुर के वायरल वीडियो से हमलावर हैं। ममता बनर्जी खुद मणिपुर का दौरा करना चाहती हैं, लेकिन बंगाल चुनावी हिंसा में पीड़ित महिलाओं को लेकर उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है। और पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से सांसद अहलूवालिया ने कहा है कि एसएस अहलूवालिया ने कहा है कि टीएमसी जनतांत्रिक अधिकारों का विरोध करने का काम कर रही है। गणतांत्रिक अधिकारों का कंठरोध करने की कोशिश चल रही है। तृणमूल कांग्रेस जानती है अच्छी तरह से कि जनता को अगर वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने के लिए वो अगर पोलिंग बूथ तक पहुंचे तो उनकी गद्दी नहीं रहेगी। जो हिंसक घटनाएं महिलाओं के ऊपर, विशेष करके महिलाओं पर
और बच्चियों के ऊपर की जा रही है इन राज्यों में, और वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई शासन का अंकुश ही नहीं है, शासन का डर ही नहीं है। और इस मुद्दे पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपको वायरल वीडियो शायद मिल चुका है कि मालदा में 2 महिलाओं के साथ जिस तरीके से उन्हें नैकेट करके उनके ऊपर अत्याचार किया गया, इसको भी निर्वस्त्र करके एकदम। उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि कल पता चला कि कुछ बिहार में 14 साल की एक नाबालिग के साथ 4 आदमियों ने दुष्कर्म किया, और जो नाबालिग आज हॉस्पिटल में भर्ती है और मौत के साथ जूझ रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? बीजेपी के जो नेता हैं उनके घरों पर घेराव करने की बात कह रहे हैं, और ममता बनर्जी जो राज्य में इस तरह की महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उस पर वो चुप्पी साधे हैं। जबकि देखिए निखिल, मैं 2 सवालों के अलग अलग जवाब देना चाहता हूं। एक तो है कि शुभेंदु अधिकारी ने जैसे बताया कि वो अभिषेक बनर्जी के इस तरह की बयानों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, उसी तरह से सुकांत मजूमदार जो बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक अच्छी बात कही है। उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बंगाल में है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है। तो अगर इस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा की किसी नेताओं की जो प्राइवेसी है या उनकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर इस तरह से वो धावा बोलने की कोशिश करे, तो पूरे देश में लोगों ने, अगर तृणमूल कांग्रेस की लोगों ने जहां जहां जाए उस तरह से धावा बोलना शुरू करे, तो क्या तृणमूल कांग्रेस अपना जो स्थिति है वो बचा पाएंगे? ये सवाल है। ये इस तरह की जो लोकतंत्र में इस तरह के आंदोलन नहीं किया जाता है, बल्कि जब किसी ने कोई चीफ मिनिस्टर के घर तक, सरकारी आवास तक अगर किसी जगह पे किसी ने मोर्चा लेकर जाने की बात कहते हैं तो उससे भी निंदा किया जाता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति की जो प्राइवेसी है उसके ऊपर है और उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगते हैं। तो ये एक गंदा पॉलिटिक्स है, ये बताया जा रहा है। और निखिल, लोग भी इस तरह की जो आह्वान है अभिषेक बनर्जी की, इससे काफी नाराज है। जी। और दूसरी सवाल आपने जो बताया, जो ममता बनर्जी के बारे में, जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की बारे में वो चुप्पी साधी है, ये निखिल आज की नहीं, अगर 2021 विधानसभा चुनाव के बाद की पोस्ट पोल की वायलेंस के बारे में बात करें, जो हिंदुस्तान में 1947 से बाद के बाद से सबसे खतरनाक और भयानक पोस्ट पोल वायलेंस हम लोगों ने देखे है, जहां पे बताया जाता है कि 300 महिलाओं की इस तरह की उत्पीड़न किया गया है अलग अलग तरीकों से। तो अगर यहाँ पे ममता बनर्जी को लगने लगा कि कितने परसेंटेज, जैसे शोशी पाजा ने कही है कि कितने परसेंटेज कपड़ा खोला गया है और कितने परसेंटेज नहीं खोला गया है, इसके ऊपर अगर सब कुछ सोचा जाएगा तो ममता बनर्जी का ये चुप्पी जाहिर सा है कि वो चुप तो रहेगी। जी, निश्चित तौर पर। तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है दरअसल। प्रसेनजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाते रहेंगे जब तक इस तरह के मुद्दे सामने आते रहेंगे। और एक मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जिसके समर्थन में पसमानदा मुस्लिम समाज सामने आया है, खुलकर सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरे देश के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये पसमानदा समाज का दावा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ अब पसमानदा समाज ने मोर्चा खोल दिया है। और पसमानदा समाज का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, बाकी सब लोग नहीं कर रहे। पसमानदा समाज ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऊंची जाति के मौलानाओं का संगठन बताया है। ये ऊंची जाति के मौलानाओं का संगठन है। पसमानदा समाज ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर एक विशेष राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए मौलाना और उलेमाओं की संपत्ति की जांच की भी मांग की, यानी भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है और कहा एक पार्टी का समर्थन करते हैं। पसमानदा मुस्लिम समुदाय ने कहा कि समान नागरिक संहिता से मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लखनऊ में पिछले दिनों भी ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा समाज की बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निंदा की गई थी और आगे भी ये जो क्रम है वो जारी है। पसमानदा समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कभी भी पसमानदा समाज की चिंता नहीं की।
देश में मुसलमानों की 85% आबादी पसमानदा लोगों की है और कुछ उलेमा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरे देश के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यह पसमानदा समाज का दावा है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आतिफ रशीद, जो कि पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष हैं। रशीद साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब है वो यूसीसी का विरोध कर रहा है, तो ऐसे में सारा समाज, मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है, लेकिन अब पसमानदा समाज और आप लोग सामने आए हैं। क्या है वस्तुस्थिति, आपसे जानना चाहेंगे। निखिल जी, देखिए, हमारी संगठन राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज ने कल ही लखनऊ में एक लगभग 700-800 पसमानदा मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ एक खुला संवाद का कार्यक्रम रखा है। दरअसल जब से ये नेशनल लॉ कमीशन ने जब से सुझाव मांगने शुरू कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तब से कुछ ना कुछ तथाकथित राजनीतिक पार्टियों ने सीधा और तथाकथित धार्मिक पार्टी संगठनों ने सीधा ये कहना शुरू कर दिया है कि ये इस्लाम में हस्तक्षेप है, ये शरीयत में हस्तक्षेप है जी। और इतना ही नहीं, वो यहाँ तक रुके, उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया लॉ कमीशन को सुझाव में, क्या लॉ कमीशन उनसे सुझाव मांग रहा है, वो लॉ कमीशन को ये कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ हो जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानेंगे नहीं। फिर आगे आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे अपनी चिट्ठी में क्या लिख रहा है कि हिंदुओं की पूजा पद्धति अलग है, क्रिश्चियंस की पूजा पद्धति अलग है, सिखों की पूजा पद्धति अलग है, मुसलमानों की पूजा पद्धति अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो इससे सब गलत मलत हो जाएगा, सब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। हमने जब पसमानदा मुसलमानों का एक बड़ा सम्मेलन कल बुलाया लखनऊ में, हमने उनसे बातचीत करी, तो वास्तव में ये संदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नीचे तक चला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से पूजा पद्धति बदल जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से कल्चरल सिस्टम बदल जाएगा। तो हमने उनके बीच में ये अवेयरनेस शुरू करी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये सिर्फ सिविल मैटर के लिए होता है। आप समझ लीजिए, सिविल मैटर अलग चीज होती है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। जिसको मंदिर जाना है मंदिर जाएगा, जिसको मस्जिद जाना है मस्जिद जाएगा, जिसको गुरुद्वारे जाना है गुरुद्वारे जाएगा। ठीक वैसे ही हमने फिर ये समझाने की कोशिश करी, जिसको ईद मनानी है ईद मनाए, जिसको होली मनानी है होली मनाए, जिसको गुरुपुरब मनाना है गुरुपुरब मनाए, जिसको क्रिसमस मनाना है क्रिसमस मनाए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म कल्चरल कोड नहीं है। तो आपको लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्हें बरगला रहा है इस मुद्दे पे? देखिए, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा चैनल है, मैं बिल्कुल ही उनको दावत देता हूँ। साहब मुझे बताइए, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानने पर ये कह रहे हैं कि आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, तो जरा मुझे बताइए, क्या जो गोवा में जो मुसलमान रहते हैं, जहां पर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज है, क्या वो इस्लाम धर्म से बाहर है? यूरोप में जो मुसलमान रह रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज है, क्या यूरोप के मुसलमानों को आप मुसलमान नहीं मानते हैं? क्या अमेरिका के मुसलमानों को आप मुसलमान नहीं मानते हैं? दरअसल बात यह है कि इनको ये समझाने की आवश्यकता, और मैं समझ रहा हूं वो जानते हैं सारी चीजें। मैंने कल स्पष्ट ये बात कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप अटकाना, लटकाना, भटकाना, बरगलाना और पसमानदा समुदाय को सड़कों पर लेकर आना, हमने पसमानदा संस्था है, छोटी है कि बड़ी है, लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं। हमने 800,000 लोगों के साथ खुला संवाद करा, मीडिया की मौजूदगी में करा, 100 मीडिया चैनल्स की मौजूदगी में हमने खुला संवाद करा। आप भी कीजिए, आप भी महिलाओं को बुलाइए, उन महिलाओं से पूछिए क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आपके शोहर की 4 शादियां हो जाएं? पूछिए। मैं उनसे ही कहता हूं कि वो दिल पर हाथ रखें और दिल पर हाथ रख के ये कहें कि वो अपनी बेटी का जो उनका शोहर है, उनकी बेटी का जो शोहर है, जो दामाद है उनका, क्या वो चाहेंगे कि उसके 3 निकाह और हो जाए? और फिर मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं कि साहब बताइए, हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो 4 शादियां कर रहे हैं? एक बीवी और 2 बच्चों का ठीक से पालन पोषण हो जाए। पसमानदा समुदाय अभी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, हिस्सेदारी के। देखिए 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर शाहीन बाग से लेकर कन्याकुमारी तक
जम्मू कश्मीर हर जगह मुसलमान सड़कों पर था। इसलिए सड़कों पर था कि इन्हीं तंजीमों ने ये कहना शुरू कर दिया था। जी, तो आपको लगता है रशीद साहब, बहुत संक्षेप में बताइए कि क्या पसमानदा समाज को या ओवरऑल मुस्लिम समाज को इस पूरे विषय पर जागरूक करने की जरूरत है? दरअसल जिस तरह से उनको डराया गया है, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है और उनके विरोध की ये बात बताई जा रही है, उनको जागरूक करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि यूसीसी दरअसल है क्या? देखिए निखिल जी, मैं तो कह रहा हूँ किसी दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी एक आदमी को आप बुलाइए और हम सब आमने सामने स्टूडियो में आप पे बैठते हैं, वहां बैठकर हम चर्चा करेंगे। वो मुझे मेरी बात सुनने, मैं उनकी बात सुन लूं, निष्कर्ष आप निकाल दीजिएगा। बात यह है कि चाहे कुछ हो जाए, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज नहीं होने देंगे। ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आर्टिकल 44 के तहत सरकार अगर किसी दिशा में कदम बढ़ा रही है तो उसको वेलकम करना चाहिए। मैं एक और बात कहूंगा निखिल भाई, नेशनल लॉ कमीशन ने आपसे सुझाव मांगा तो आपको इसमें षड्यंत्र दिख रहा है। सुझाव ना मांग के ड्राफ्ट तैयार कर देते पहले ही तो आप ये कहते हमसे कुछ पूछा नहीं गया। जी साहब आप अपना सुझाव, दरअसल ये पूरे इसके पीछे सियासत जो है वो समझ में आती है। और जिस तरह से आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, और ये कहा है कि भाई उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए, यही चीजें बहुत सारी कहानी को अपने आप में बयां कर देती है। रशीद साहब बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और चर्चा के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।